नमस्कार। ताल ठोक के आज का मुद्दा है कि कश्मीर की पार्टियां क्या ब्लैकमेलिंग पर उतर आई हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के कुछ दलों के साथ आज एक मीटिंग की और कहा कि अगर आर्टिकल 35A यानी कि 35A हटा तो ऐसा विद्रोह होगा जिसे थामना मुमकिन नहीं है। इसके पहले जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी हैं कि अगर 35A से छेड़छाड़ हुई तो राज्य में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। दरअसल राज्य में स्थायी नागरिकता को परिभाषित करने वाले आर्टिकल 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच सुनवाई कर रही है। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चुनौती मिली है क्योंकि इसे लागू करने के लिए 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का सहारा लिया गया था और याचिका के मुताबिक इसके आधार पर नॉन रेजिडेंट से भेदभाव किया जाए। जम्मू कश्मीर सरकार इसे लागू रखने के पक्ष में है। केंद्र के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच बनाई है जो 6 हफ्ते में इस पर फैसला करेगी। सवाल है कि आर्टिकल 35A पर बहस से कश्मीर की पार्टियों को डर क्यों लग रहा है। इन पार्टियों की दलील है कि आर्टिकल 35A पर बहस का मतलब है कश्मीर के भारत में विलय पर बहस करना। क्या आर्टिकल 35A जैसे कानून की गारंटी देकर ही कश्मीर का भारत में विलय हुआ था? और अगर ऐसा है भी तो 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसे लागू करने का आधार क्या था? क्यों नहीं संसद में एक कानून पास हुआ? आज जब कश्मीर एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है तो आर्टिकल 35A पर बहस क्या किसी की साजिश है? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस कश्मीर की ऑटोनॉमी को खत्म करने की साजिश कर रही है। पर सवाल यह है कि क्या इसी तरह के स्पेशल कानून कश्मीर में अलगाववाद की बुनियाद नहीं है? क्या कश्मीर की पार्टियां अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए इस मुद्दे पर विद्रोह की धमकी दे रही हैं? ताल ठोक की आज की बहस इसी पर। गलतफहमी मैं आप लोगों से निकालना चाहता हूं, लोगों से निकालना चाहता हूं। ये सारी रियासत को इफेक्ट करने वाला है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये सारी रियासत को इफेक्ट करने वाला है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग इसको समझ सकें कि हम 35 को एब्रोगेट करने के लिए क्यों खिलाफ हैं, इसको हटाने के लिए क्यों खिलाफ हैं, क्योंकि यह हमारी बुनियादी चीज को हटाना चाहता है। When it will come to that decision, you will see this mass rising. Don't forget when that Amarnath Yatra thing happened, overnight people rose. So 35A will be far greater revolt that I wonder whether they'll be able to hold that possible. That the agenda of BJP and RSS is basically to erode the autonomous structure of this state. That is what their plan is. And we, as a united front, are going to bring this to the people so that they know the fallout from this, what is going to happen. I think Chief Minister of the state has made a statement that if 35A is removed, she will quit the chair. I hope she stands by that statement. 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहाँ पर हमारी पार्टीज जो वहाँ नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। ये सत्ता की लालची पार्टियां जो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए किसी भी तरीके का, किसी भी दल के साथ, किसी भी रणनीति के साथ समझौता करने वाले लोग आज 35A का नाम लेकर रियासत जम्मू कश्मीर के हालात खराब करना चाहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है और ये फिर से पिछले दरवाजे से घुसकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। As far as Article 370, 35A are concerned, I think we have stated our position umpteen number of times. There is no occasion to create a fresh controversy on the issue. This is our opinion. कि रियासती जम्मू कश्मीर जो है, ये इन चीज़ों के लिए यहाँ के लोग जो हैं बड़े सेंसिटिव हैं। जिस तरह अमरनाथ रो हो गया, उस वक्त एक सेंसिटिव पोजीशन हो गई, उस वक्त कितने हालात खराब हो गए। इस वक्त भी जो इमोशनल अटैचमेंट यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट लॉ के साथ यहाँ के कॉमन मैन की है,
इफ इट इज हिट डेफिनेटली यहाँ हालात बहुत खराब हो जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला जो है वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए पहले से ही माने जाते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया है कि आर्टिकल 35A के साथ कोई भी छेड़खानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि एक रेस लगी हुई है कश्मीर केंद्रित पॉलिटिकल पार्टियों में इस विशेष दर्जा को लेकर। तो ताल ठोक के आज का सवाल यह है कि कश्मीर पर बहस को लेकर विद्रोह की धमकी क्यों है? आर्टिकल 35A पर बहस से डर क्यों रही हैं कश्मीर की पार्टियां? क्या कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां ब्लैकमेलिंग पर उतर रही हैं? क्या अब्दुल्ला और मुफ्ती कश्मीर को देश से अलग करना चाहते हैं? और क्या कश्मीर में अलगाववाद की बुनियाद ये स्पेशल स्टेटस ही है? जब देश एक है तो फिर कानून अलग अलग क्यों है? हम आपको बताएं कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान होंगे। उसके पहले आपको बता दें कि इस खबर को कवर करने के लिए जी न्यूज रिपोर्टर्स खुद मौके पर मौजूद हैं। इस खबर की पुष्टि हम करते हैं और साथ ही इस खबर पर गवाह और एक्सपर्ट्स भी हैं और तकनीकी पैमानों पर भी यह खबर पूरी तरह से खरी उतरती है। संबित पात्रा आज हमारे साथ होंगे, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुशील पंडित हमारे साथ हैं, वो रूट्स इन कश्मीर के सह संस्थापक हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ होंगे, वो आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। इनामुल नबी हमारे साथ हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता हैं। और रमीज मखदूमी हमारे साथ हैं, वो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, पत्रकार हैं। आप सबका स्वागत है आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। संबित पात्रा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता था पहले, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत आज हमें सुशील पंडित से करनी चाहिए। सुशील पंडित, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार खुद ये तय नहीं कर पा रही है कि असल में वो इस मामले में चाहती क्या है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा इसलिए लगता है रोहित जी कि केंद्र की पार्टी जब प्रदेश की सरकार में शामिल रहती है तो 2 महीने के अंदर अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करती है, एफिडेविट के ऊपर कहती है कि इसको जारी रहना चाहिए। ये वहां की सरकार का पक्ष है और वहां की सरकार में भाजपा भी है और पीडीपी भी है। ये हलफनामा उस सरकार के बिहाफ पर फली नरिमन के माध्यम से तय होकर के जारी किया गया। और जब केंद्र सरकार के पक्ष रखने की बारी आई तो इसी सुप्रीम कोर्ट में 3 साल तक 6 बार एडजर्नमेंट ली गई, लगातार समय मांगा गया। और ये 3 साल, 2.5 साल, पौने 3 साल बर्बाद करने के बाद जब नव नियुक्त अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा तो ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि ये अति संवेदनशील मामला है, दिस इज टू सेंसिटिव एन इशू एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट मस्ट इटसेल्फ डिसाइड। ये एक राजनीतिक नेतृत्व का अपनी जिम्मेदारी से सरासर बचना है और सुप्रीम कोर्ट पर यह मामला छोड़ देना, मुझे लगता है कि यह जिम्मेदारी से भागना है। और इसलिए 2 पक्ष एक ही दल के नहीं हो सकते। राज्य सरकार में रहते हुए आप एक पक्ष के हामी हो, केंद्र सरकार में रहते हुए आप संवेदनशीलता की बात उठाएं, तो लगता नहीं है कि दल में कहीं इस बारे में स्थिति साफ है। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। संबित पात्रा, दीजिए जवाब। आप में और महबूबा मुफ्ती में और फारूक अब्दुल्ला में अंतर क्या है? वो खुल के कह रहे हैं, आप चुप रह के बचा रहे हैं। रोहित जी, अगर अंतर नहीं होता तो आज ये डिबेट ही नहीं होता। ये डिबेट क्यों हो रहा है? ये डिबेट इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आर्टिकल 35A डिस्क्रिमिनेटरी है और इस पर एक लार्जर चर्चा, लार्जर डिबेट होना चाहिए। ये एक विशेष बृहत चर्चा होनी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से डिबेट तो इसीलिए हो रहा है, वरना डिबेट ही क्यों होता? फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी क्यों नाराज है? नाराज इसलिए है क्योंकि हमने 35A और आर्टिकल 370 जो कि लाइफ लाइन है सेपरेटिज्म का, उस पर कुठाराघात किया है। और हम भी अगर वही लाइन बोल रहे होते तो सब लोग आज हंसी खुशी एक साथ चल रहे होते, डिबेट नहीं होता। देखिए, मूलतः शब्दों में ही सार छिपा है। जो कहते हैं शब्द ब्रह्म है। आप इस आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को देख लीजिए। इसके विषय में कहा गया है इट इज ट्रांजिशनल, इट इज टेम्पररी एंड इट इज स्पेशल। टेम्पररी मतलब अस्थाई, ट्रांजिशन मतलब संक्रमणकालीन
और विशेष, स्पेशल मतलब विशेष, अगर ट्रांजिशनल है, खुद ही भारत का संविधान कहता है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, ये ट्रांजिशनल है, अर्थात समय काल की परिस्थिति के हिसाब से कुछ दिनों के लिए बनाया गया है। जब सिचुएशन सुधर जाएगा तो आर्टिकल 370 हटा सकते हैं। आर्टिकल 35A जो 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से आया था उसको हटाया जा सकता है। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 35A एक डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी कानून है और देश डेमोक्रेटिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मखदूमी साहब, इससे पहले मैं जाऊं इनामुल नबी के पास, मैं आपसे समझना चाहता हूं बतौर पत्रकार, उम्मीद है आप मुझे बता पाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला को यह धमकी क्यों देनी पड़ती है, महबूबा मुफ्ती को धमकी क्यों देनी पड़ती है कि आग लग जाएगी, अगर आप 35A पे बहस करेंगे, इसको हटाने की सोचेंगे तो? जी, 35A हो, ये आर्टिकल 370 का रूह है। आर्टिकल 370 के हिसाब से ही कश्मीर, जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, और वो भी कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स को लेकर, फॉरेन अफेयर्स था, डिफेंस था, कम्युनिकेशन था। आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट ने पास किया था। बीजेपी और आरएसएस ऐसे रिएक्ट कर रही है आर्टिकल 35A पे जैसे कि ये किसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने पास किया हो। ऐसे ही कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 1950 से लेकर 1975 तक प्रेसिडेंट ने पास किए जो जम्मू कश्मीर आइन में शामिल हुए। जहां तक आर्टिकल 35A की है, ये क्लियर है कि स्टेट का परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा, उसी को हक होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी लेने का, एम्प्लॉयमेंट लेने का और स्टेट से स्कॉलरशिप लेने का। तो आज इन मुद्दों को यहां पर लाकर आग लगाने की कोशिश की जा रही है रियासत में। जहां कश्मीर का पॉलिटिकल मुद्दा 1947 से हल नहीं हो पा रहा है, वहां पर चीजों को सुधारने की जरूरत थी, मौत के बाजार को खत्म करने की जरूरत थी। लेकिन यहां पे बीजेपी आरएसएस कश्मीर की सेंसिटिविटीज के साथ छेड़ रही है, चाहे वो आर्टिकल 35A हो या आर्टिकल 370 हो। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने स्टैंड क्लियर कर लिया है कि इनका एब्रोगेशन नहीं हो सकता है, एंड विद दिस एक्सेशन विल गो। सो जो कश्मीर का आम नागरिक है वो काफ़ी सेंसिटिव है अपने सेंसिटिविटीज़ के प्रति, और चाहे वो आर्टिकल 35A है जो रूह है आर्टिकल 370 को, उसको नहीं देखना चाहता है एब्रोगेट। वो अपने सियासी मसले को अब हल होना चाहता है। ये काफ़ी डार्क नाइट चली है 1947 से, हमने अपने बच्चे खोए हैं। ठीक है सर, 1.5 मिनट हुआ। देखिए, मैंने आपसे केवल 35A पूछा था, आप उसमें और बहुत सारी चीज़ें लगाने लगते हैं, मिर्च मसाला। उसके लिए आगे बाकी सेगमेंट में बहुत बार आऊँगा आपके पास, आप तब के लिए रखिए उसको। इनामुल नबी, आपके पास आने से पहले मैं राकेश सिन्हा, बार बार उन्होंने अपनी बात में 1.5 मिनट में कम से कम 15-20 बार बीजेपी आरएसएस का जिक्र किया है। क्या ये आरएसएस का एजेंडा है कि धारा 370 पहले ही कमजोर हो गई, जीएसटी जाने के बाद टांगे हिलने लगी, तो अब 35 से भी छीन लिया जाए? वो कह रहे हैं रूह है ये 370 की। देखिए, एक बात बता दो कि जो राष्ट्रपति के आदेश से आता है उसको संशोधित करना सबसे आसान होता है। उसको एक बार नहीं 10 बार राष्ट्रपति संशोधित कर सकते हैं, इसलिए इस पर आप मत टिप्पणी कीजिए कि किसी डिपार्टमेंट का ऑर्डर नहीं है, राष्ट्रपति जी का ऑर्डर है। तो अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है 35A1 हटने से कोई कश्मीर में बम गिर जाएगा। आप दो बातें समझ लीजिए, कश्मीर का कुलीन और कश्मीर के जनता में एक बुनियादी अंतर है। जो लोग वहाँ से वर्षों से, डिकेड से भारतीय होकर, कश्मीरी होकर कश्मीर में रह रहे हैं और बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं, क्या उनको अधिकार दिलाना कश्मीर की पहचान को, कश्मीर की अस्मिता को समाप्त करना है? एक। दूसरा, कश्मीर का जो आवाम है उससे भारत का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया में शामिल करना, जिसमें शेड्यूल कास्ट को समान अधिकार देना, उसका एफर्मेटिव एक्शन को जारी रखना, ओबीसी को एफर्मेटिव एक्शन देना, वहाँ के ट्राइबल्स को अधिकार देना, महिलाओं को जेंडर जस्टिस के अंतर्गत अधिकार देना, क्या ये गलत है? क्या ये कश्मीरियत की आइडेंटिटी पर सवाल है? फारूक अब्दुल्ला निहायत उत्तेजनाजनक बात कर रहे हैं, देश की पहचान, देश की अस्मिता और देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। उनका बयान अराष्ट्रीय है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे बयान को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि भविष्य में जल्दी ही कश्मीर में वह स्थिति पैदा होगी जिसके खिलाफ इनामुल नबी बोल रहे हैं। इनामुल नबी, आप खिलाफ बोल रहे हैं? अभी तो मैंने बोला ही नहीं था, तो इन्होंने मेरा नाम लिया, ठीक है, इसीलिए आपके पास आया हूं ना, बताइए। हाँ, मैं आपको बताऊं कि 35A महाराजा प्रताप सिंह जी की डोगरा रूल था यहाँ पर। महाराजा जी किंग थे, महाराजा प्रताप जी, तो उन्होंने पर्शियन डिसाइड किया था, पर्शियन लैंग्वेज को हम उर्दू के साथ रिप्लेस करेंगे। बात करने दीजिए, बात में हाँ, बोल रहे हैं आप, बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी करें अपनी बात। तो कश्मीरी पंडित जो थे जयलाल किलम,
उन्होंने शंकर लाल कौर और जयलाल जलाली के साथ मिलकर एक एजिटेशन की। उन्होंने महाराजा ने ये डिसाइड किया था हम उर्दू नोइंग पर्सन्स लाएंगे। उन्होंने पंजाबी मुस्लिम्स को लाया था बाहर से, जिस पर जयलाल किलम बड़ा गुस्से हुए थे। फिर कश्मीरी पंडितों ने यहाँ एक एजिटेशन शुरू की विच वॉज लेड बाय जयलाल किलम। उनके साथ शंकर लाल कौर थे और जयलाल जलाली थे। उन्होंने कहा हम इसको बाहर से आने वाले किसी को भी यहाँ मुलाजिम नहीं लगने देंगे, किसी को यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने नहीं देंगे। तो उन्होंने महाराजा के खिलाफ एजिटेशन चलाई और फाइनली 1927 में ये लॉ महाराजा ने पास किया कि यहाँ पर कोई भी गैर रियासती बाशिंदा ना रह सकता है, ना एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकता है, ना ज़मीन खरीद सकता है। आज मुझे हसरत है, मुझे लगता था आज काश ये सुशील पंडित जी अपनी पंडित कम्युनिटी के ही रहते। आज इन्होंने प्रूव किया कि ये प्रॉक्सी है, ये पंडितों के नाम पर एक दाग है। आज भी ये कश्मीरियों के खिलाफ उसी एजिटेशन, उसी कानून के खिलाफ जिस कानून को लाने के लिए पंडितों ने एजिटेशन की। और आपने 1947 से हमें 1947 से लेकर हमें ये वादा दिया था कि आप यहाँ राजशुमारी कराएंगे और उसके इवज जो एक्सेशन इंडिया के साथ है वो कंडीशनल है। कंडीशनल। ठीक, थोड़ा सा रुक जाइए सर, अब 1.5 मिनट हो गया पूरा। आपने जो बातें कही हैं सुशील पंडित से सवाल पूछते हुए मैं उनसे पूछ लेता हूं, लेकिन उससे पहले बीडी सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं। 1947 में कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ से इधर आए, वो इधर अंबाला, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की तरफ ना आके जम्मू में फंस गए या जम्मू में बस गए। समझिए फंस गए इसलिए कहना पड़ता है कि आज वो बसे हुए नहीं लगते, आज वो फंसे हुए लगते हैं। सिर्फ इसी एक, इसको आप कानून कहते हैं, इसको आप पन्ना कहते हैं, इसको आप अनुच्छेद कहते हैं, इसको आप संशोधन कहते हैं, इसको आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहते हैं, जिसको आज तक आप डिसाइड ही नहीं कर पाए। उसकी वजह से वहां सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जिंदगियां तबाह हो रही हैं उनकी। उनके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है कि इस देश की सरकार की, संविधान की? मैंने उनको खुद देखा हुआ है, मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हुई है। मैं पुंछ में भी मैंने ये देखा हुआ है, पुंछ में मैंने देखा हुआ है। जो वहाँ से आए उस तरफ से उनको मिला नहीं है। मैं कहना 2 बातें चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस समय के साथ सबको बदलना पड़ेगा। 1947 में क्या हुआ था, 1954 में क्या हुआ था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या लिखा गया था, यह सब अगर समय के साथ नहीं बदलेगा तो प्रॉब्लम है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का 9th क्लास अगर पढ़ा जाए तो उसमें महाराजा हरि सिंह ने, उनकी तो 3 लाइन की टाइटल थी, उन्होंने ये लिखा है कि रेफरेंस जो इस एक्सेशन का होगा, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन का, वो हमारे एयर्स और उनके जो बाकी आने वाली पीढ़ी है उनका होगा। तो प्रिवी पर्स गई तब क्यों नहीं चिल्लाहट हुई। मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए ये जो पूरा माहौल है, इसको स्पॉइल करने के लिए ये फ़ारूक अब्दुल्ला और ये महबूबा कर रही हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला तो कह रहे थे कि मेजर गोगई को फांसी दे दी जाए, तो ये सब बेकार की बातें हैं। पहली बात ये, इनके बाप तो अरेस्ट भी हुए थे और पहला चीफ मिनिस्टर है हिंदुस्तान का जो अरेस्ट हुआ था वाइल इन चेयर। तो ये इनके बाप, ये इनके लड़के ये क्या कह रहे हैं, अपने गद्दी के चक्कर में हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये पूरा डिबेट चल रहा है इसको बदली होना पड़ेगा। और ये जो वहाँ से 10 साल 15 जो आज़ादी के टाइम से फंसे हुए हैं लोग, वो क्यों नहीं सिटीजन हो? ठीक, वो क्यों नहीं सिटीजन हो? ठीक है, जवाब देना चाहते हैं जी हाँ। सुशील पंडित। इन्होंने 1927 के विषय में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। 1927 में अंग्रेज महाराजा हरि सिंह की हुकूमत में गड़बड़ी पैदा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने लंदन में एक स्टैंड लिया था कि भारत एक स्वतंत्र देश होना चाहिए और अंग्रेजों को भारत से चले जाना चाहिए, भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। इस स्टैंड के खिलाफ जब अंग्रेजों ने रियासत में घुसपैठ करनी शुरू की, पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई लाहौर में जो प्रेस था उसमें उन्होंने महाराजा के खिलाफ गलत सलत छापने की शुरू की। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। पहले मैंने आपको नहीं टोका था, मेरी बात सुनिए पूरी। मैंने आपको नहीं टोका था, आप मुझे मत टोकिए। बात पूरी सुनिए। आपको झूठ बोलने, आपका झूठ पकड़ा जा रहा है। ये एक करके कोई नहीं बोल रहा है। सुनिए पहले मेरी बात। कोई नहीं बोल रहा है। एक सेकंड सर, मैं बोल रहा हूँ ना बीच में। इनामुल नबी, जयलाल किलम का नाम इनामुल नबी नहीं, गलत बात सर। इनामुल नबी या तो गलत बात नहीं, या तो आप कहिए कि मैं जज हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। और जब कोई जज नहीं है यहाँ पे, आप सर आपने जो बात रखी, किसी ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं,
किसी ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं? टोका नहीं, हिस्ट्री दोहरा नहीं, किसी ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं? किसी ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं? कहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आए? सर प्लीज एक बार उनको पूरा कर लेने दीजिए। की बात कर रहा हूं। आप दोनों भाई साथ में बैठे हैं ना, वो भी टोक लेंगे अगर टोकने की बात होगी तो। उन्होंने नहीं टोका। आप ज्यादा कश्मीरी हैं, वो कम कश्मीरी हैं क्या, या ये कम कश्मीरी हैं आपसे? ये गलत तरीका है। एक एक करके बात रखिए, कम से कम लोगों को समझ तो आए। प्लीज जो वहां से बोल रहा है वो कश्मीरी नहीं है। आपका सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए ना, आपका सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। आपकी बातों से तो आप हिंदुस्तानी नहीं लगते। फिर मैं नहीं कहता ना कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, फिर भी क्यों बैठे हुए हैं? प्लीज समझिए इस बात को, एक एक करके अपनी बात रखिए। कर देंगे, अपना सम्मान अपने हाथ में होता है आदमी के। सुशील पंडित। तो 1927 में अंग्रेज जब रियासत में गड़बड़ी पैदा करना चाहता था, उन्होंने जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लाहौर में बनाई। लाहौर में क्योंकि प्रेस बेस था, वहां से उसके खिलाफ अभियान चलाया और लोगों की घुसपैठ शुरू की। उस घुसपैठ को रोकने के लिए तब तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने अपनी मिनिस्ट्री के परामर्श पर, वहां के ब्यूरोक्रेट्स के परामर्श पर यह लॉ बनाया कि कश्मीर में अनधिकृत रूप से आकर के कोई नहीं रह पाएगा। रियासत को तब अंग्रेज सरकार की घुसपैठ से, लाहौर से आने वाले पंजाबी मुसलमान की घुसपैठ से बचाने के लिए किया गया। तब वो सर्कमस्टांसेस और थे, तब की जरूरत और थी। लेकिन 1947 के बाद से पूरे भारत में यदि हम एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर तैयार करते हैं तो कश्मीर को उससे अलग क्यों रखा जाए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलानी है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां एक अलग से एमिरेट बनाना है? आपने पूरा कर लिया, एक विशेषाधिकार रखना है। आपने पूरा कर लिया। इनामुल नबी पहली 3 लाइन जो आपने बोली वो कोई नहीं सुन पाया होगा। अब शुरू से शुरू कीजिए, फिर बोलिए अपनी बात। मैं इनको कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर थोड़ी भारत है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ादी की जंग लड़ रहा था तब तो हम एक सॉवरेन स्टेट थे। आपको आज़ादी मिली तो आपने हमें पकड़ लिया, हमें गुलाम बना दिया। फिर हमारा जो एक्सेशन आपके साथ हुआ है वो कंडीशनल हुआ है। सर वो बोल लें, सर बोल लें। ऐसी आवाजें भी तो देश के लोग सुने। क्या बोल रहे हैं? पता तो भारत संबित पात्रा जी हिस्सा है। मैं वही कह रहा हूँ जो उसको प्रिंसली इंडिया कहते थे। 562 रियासतें थी, सुना नहीं जाता है। उनकी ट्रीटीज थी। नहीं सर, सारा सच का ठेका तो आप ही के पास है ना। आप सुना लीजिए पहले अपना सच ना, फिर बाकी लोग। नहीं, आपने न्यारा इतिहास पढ़ा है सर, आप बता लीजिए अपना इतिहास। आपने खुद ही अपनी जमहूरियत की पोल खोल दी अभी, जब कहा हमने प्राइम मिनिस्टर को भी एक कांस्टेबल से अरेस्ट कराया। हमने पहले से ही आपकी जमहूरियत का मजा चखा है। फिर आप खुद ही कह रहे हो कि एक्सेशन भी हुआ है, कंडीशनल एक्सेशन हुआ है। कुछ नहीं उसके बाद गारंटीज है हमारे कुछ राइट्स, हमारे अभी तो बहुत कुछ चखना बाकी है। आपने हमारा प्रेसिडेंट छीना, आपने हमारा प्राइम मिनिस्टर छीना। अगर ये एक ही मुल्क होता तो थोड़ी मुझे नहीं पता सर कि मुझे नहीं पता कि ये जो हर रोज मर रहे हैं इसमें कौन आपका प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है। सर मुझे नहीं पता आपकी फ्रीडम मूवमेंट में कौन प्राइम मिनिस्टर कौन प्रेसिडेंट आपने बना रखा है। ये जो रोज सेना की गोलियों के शिकार हो रहे हैं आतंकवादी, यही आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं सर। तो ये तो इसीलिए बनते हैं और सही उनकी जगह उनको सेना पहुंचा रही है। लेकिन संबित पात्रा, जहां तक बात राजनीतिक बहस की है, 47 का वादा याद दिला रहे हैं। प्लीज सर, प्लीज 47 में पता नहीं आप कहां थे, मैं तो नहीं था सर। प्लीज भाई, मुझे नहीं पता आप इतने उम्रदराज हैं कि 47 में भी आप झंडा लेके खड़े थे। प्लीज एक बार आप बात सुन लीजिए। जब सब लोग बात कर रहे हैं तो आप गुंडागर्दी पे उतरते हैं, वो गलत होता है। प्लीज मखदूमी साहब से सीखिए बात कैसे करनी होती है। संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि बहस राजनीतिक है। जब बहस राजनीतिक है और देश 1947 के बाद एक आपको एक देश एक कानून करने के लिए इतनी लंबी बहस क्यों करनी पड़ रही है भाई? देखिए, जहां तक ये आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 है, 3 बुनियादी चीज़ें यहां समझना आवश्यक है। बहुत ज़्यादा इतिहास पे जाएंगे तो व्यूअर इसको समझने में उनको दिक्कत होगी। पहला बुनियादी विषय आर्टिकल 35A को लेकर है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी है। वो जो बुनियादी हक होता है जनता का, जो वहाँ वर्षों से रह तो रहे हैं, जिनकी पीढ़ियाँ जम्मू कश्मीर में रह रही है, जैसा आपने कहा, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो गुजर हो जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हो, चाहे वो गोरखा हो जो वेस्ट पाकिस्तान से आके यहाँ बसे हो, उनको जीवन
जीवन की बुनियादी हक नहीं मिलते हैं, उनके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, और सबसे बड़ी बात है वो कानून की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं, कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और नेशनल कोर्ट में वो अपनी पैरवी नहीं कर सकते हैं, उनको वो अधिकार नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। डिस्क्रिमिनेटरी कानून का कोई स्थान हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है। दूसरा विषय समझ लीजिए, 1954 में ये आया क्यों? ये इसलिए आया क्योंकि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठता, ये निर्णय लेता कि किस प्रकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में होगा, उसके बाद यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको ओम नमः स्वाहा करके खत्म कर देती, जो कि बदमाशी करके इन लोगों ने नहीं किया। और तीसरी बड़ी बात है, जहां आप देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला हो या पीडीपी एक स्वर में क्यों बोल रहे हैं, आपको यहां समझना पड़ेगा कि यहां मुस्लिम अपीजमेंट अपने चरम पे है। जब आर्टिकल 370 और 35A आए तो कंसल्टेशन केवल कश्मीर के ही मुसलमानों के साथ हुआ। जम्मू और लद्दाख में जहां की पॉपुलेशन ज्यादा थी उनके साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। जहां तक राजनीतिक सवाल है और हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं, सारे स्ट्रेटेजी टीवी पे डिसाइड और डिस्कस नहीं होते, मगर भारतीय जनता पार्टी आज देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस तरफ मूव कर रही है कि हम आर्टिकल 35A को डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं और हटाने के लिए कदम उठा रहे हैं। नहीं, मैं फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता देता हूं, और ये कमेंट मैं इस वक्त लेना चाहता हूं मखदूमी साहब से एक बार। मखदूमी साहब, अगर तो फारूक अब्दुल्ला केवल कश्मीर तक सीमित रहे होते, जैसा उनके बारे में कहा जाता है इनको श्रीनगर के बाहर दिखता नहीं है, दिखता तो केवल लंदन दिखता है, अगर तो वो वहीं तक सीमित रहते तो बात अलग थी। लेकिन खास तौर पे 35A के बारे में बोलते हुए उन्होंने ऐड किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सबकी बुनियादी चीज आप लोग छीन लेंगे अगर आप 35A के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो। जी, जब आर्टिकल 370 हो, आर्टिकल 35A हो, वो पूरी रियासत पे लागू होता है, वो खाली कश्मीर घाटी पे लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख इज स्टिल वन स्टेट, और इसकी जो आरएसएस की चाल है कि इसको ट्राइफिकेट किया जाए वो भी कामयाब होने नहीं देगी। जब से इस सरकार ने दम संभाला है, हर दिन कोई ना कोई बेचैनी पैदा होती है कश्मीर में। इनका कोई आइडिया ही नहीं है कि पीस कैसे लाया जाए। आप देखिए, इनकी अपनी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती कह रही है कि सारा जल जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा अगर आर्टिकल 35A को छेड़ा गया। जहां तक कश्मीर की सूरत हाल है, कश्मीर में जब 2008 में इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ, जब 57 से ज्यादा प्रोटेस्टर मारे गए और 600 जख्मी हुए, अमरनाथ लैंड रोड जिसे कहा जाता है, न सिर्फ जम्मू न सिर्फ कश्मीर लद्दाख पूरा रियासत जली। जो सिचुएशन होती है वो फिर रीजन से बाहर निकलकर इंप्लीकेट करती है। कश्मीर तो ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। यहां इस बात की जरूरत थी कि हम बातचीत का रास्ता संभालते, हम सिचुएशन को कूल डाउन संभालते। जो फारूक अब्दुल्ला का बयान है वो ये है कि अगर कश्मीर में चिंगारी भड़केगी तो पूरी रीजन के लिए खतरा है, और इस सरकार के लिए खुसूसी ये जो प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट है इनके पास कोई आइडिया ही नहीं है। आप देखिए इनके कोalition पार्टनर्स के मतभेद कितने हैं आपस में। पीडीपी क्या भाषा बोल रही है, बीजेपी क्या भाषा बोल रही है। ठीक बात। संबित पात्रा जवाब दूं, उसके पहले राकेश जी आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, अगर फारूक अब्दुल्ला इतने ही लोकप्रिय हैं और उनकी बातों का इतना ही असर है तो चुनाव में उतरे थे, कितने प्रतिशत मतदाता उनके लिए आए हैं? 2014 में क्या लोगों ने बाइकआउट किया? लोगों ने बाइकआउट कर दिया। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इनामुल नबी फिर गलत तरीके से आप कूद पड़ने बीच में, आपका नंबर था, किसी ने नहीं टोका। मखदूमी साहब बात करे थे, किसी ने टोका टाकी नहीं की। आप जानबूझ के ये पत्थरबाजी शुरू करते हैं बीच में, ये गलत तरीका है। आप अपने को हिंदुस्तानी मानते नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी टीवी चैनल पे बैठ के आप कूदना तुरंत शुरू कर देते हैं। आप शुक्र मनाइए कि आपको मौका मिलता है, नहीं तो आपके बिना भी ये डिबेट हो सकती है। पैलेट गन चलाना पड़ेगा, आपके बिना भी ये डिबेट हो सकती है। आपने बुलाना नहीं चाहिए। नहीं, अगली बार से नहीं बुलाऊंगा आप अगर ये बदतमीजी करेंगे तो। नहीं तो फिर सुनिए, सुन के जवाब दीजिए। रोहित आपसे जब पूछा जाए तब बोलिए आप। रोहित जी, मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, छोटी सी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। राकेश जी बोलिए। वहाँ एक अर्बन सीलिंग एक्ट होता है, वो घाटी में लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है? क्योंकि आर्टिकल 370 बाधा बनता है, और लागू होगा तो क्या होगा मालूम है? ये जो कुलीन तबके के लोग हैं जो विभिन्न पार्टियों में बैठकर मुफ्ती से लेकर और फारूक तक जो कश्मीर की घाटी को नियंत्रित करते हैं, सारी कीमती जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं, वो समाप्त हो जाएगा। लाभ किसको होगा? लाभ उन लोगों को होगा जो कि आम नागरिक है, चाहे उसका धर्म हिंदू है, मुस्लिम है या कोई और धर्म सिख है। इसलिए आम लोगों को वंचित रखने के लिए आर्टिकल 370 को ये हथकंडा के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आर्टिकल 370 जितनी मात्रा में घिसा है, उसका लाभ किसको मिला है? आम लोगों को मिला है। आम लोग प्रोटेस्ट करने के तैयार नहीं है। मैं ये बता दे रहा हूं, जो सरकार कदम उठा रही है, सर्वोच्च न्यायालय जिस पर निर्णय करने वाली है, उसके साथ आम लोग हैं। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं जी, इस देश की 125 करोड़ जनता
प्रेमनाथ डोगरा को भी याद करती है, उस प्रजा परिषद को भी याद करती है जो प्रजा परिषद कश्मीर में बहुत बड़ा स्टेक होल्डर था। आप सिर्फ अपनी पार्टी को याद करते हैं, उन अलगाववादियों को याद करते हैं, आप प्रजा परिषद को क्यों नहीं याद करते हैं? प्रजा परिषद का क्या सिद्धांत था? प्रजा परिषद की क्या आइडियोलॉजी थी? सर दीजिए, मैं कह रहा हूं कि आप जैसे मुट्ठी भर बोलने वाले लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि आतंकवादी अब शांत होते जा रहे हैं। ओके राकेश जी, मैं इनाम नबी से जवाब दूंगा, उससे पहले सुशील पंडित आप एक कमेंट करें। बोलिए सुशील पंडित, फिर इनाम एक बार और आई कि साहब लद्दाख और जम्मू भी उतना ही शामिल है। आपको मैं याद दिला दूं, लद्दाख के लोग कश्मीर से इतना परेशान हैं कि वो यूनियन टेरिटरी स्टेटस मांगते हैं। उन्होंने अपनी एक हिल काउंसिल बनाई है, इसीलिए वो कभी भी कश्मीर के साथ रहना नहीं चाहते। और दूसरा जम्मू, आप जिस अमरनाथ एजिटेशन की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जमीन वापस छीनी, जम्मू 56 दिन बंद रहा था उसके विरोध में। आप किस मुगालते में रखना चाहते हैं देश को और झूठ बोलना चाहते हैं? जम्मू और लद्दाख परेशान है कश्मीर से। ओके, अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं इनामुल नबी आपसे। जम्मू डाई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कनक मंडी नहीं है। जम्मू कनक मंडी बाहर भी है, इनामुल नबी। जम्मू पीर पंचाल और चिनाब भी है। इनामुल नबी, जो कुछ है जम्मू में जानता हूं क्या है। सर एक सेकंड, इनामुल नबी एक चीज बताइए। वो डायरेक्ट सब जानता हूं। ठीक है, फिर आप लड़ लीजिए, मैं हट जाता हूं बीच में से। मैं हट जाता हूं बीच में से, आप लड़ लीजिए इनामुल नबी। नहीं बताइए सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बेवजह दूसरों से उलझ पड़ते हैं सीधे सीधे। उलझने की जरूरत नहीं है ना, आप डिबेट में आए। तो सवाल मेरा सर ये है, हिंदुस्तान में काम करने से किसी को परहेज नहीं है। हिंदुस्तान में काम करने का मतलब उन लोगों के लिए जो अपने को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं और कहते हैं मेरी आइडेंटिटी कश्मीरी की अलग है, हिंदुस्तानी की नहीं है। आपकी खास तौर पे मैं बात कर रहा हूं। तो हिंदुस्तान में काम करने से आपको परहेज नहीं है, हिंदुस्तान का राशन कार्ड लेने से परहेज नहीं है, पासपोर्ट लेने से परहेज नहीं है, आधार कार्ड लेने से परहेज नहीं है, सारी सुख सुविधाएं लेने से परहेज नहीं है, यहाँ की तनख्वाह लेने से परहेज नहीं है। लेकिन आपकी लड़की अगर इधर कहीं ब्याह जाए तो उसको वापस संपत्ति में हिस्सा देने से परहेज है। क्यों जनाब, आप हम पर कोई ऐसा नहीं कर रहे हो। अगर आप हमें राशन कार्ड दे रहे हो या कुछ और दे रहे हो, आप भी हमारे रिसोर्सेज को लूट रहे हो। कौन सा रिसोर्सेज? ये क्या बात कर रहे हो आपके पास? ये क्या बात कर रहे हो? क्या रिसोर्सेज? सर एक सेकंड सर, मेरी बात सुनिए। बदतमीजी करता है आदमी। मिस्टर जी, मिस्टर जी प्लीज देखिए, इंसल्ट करता है। देखिए ये शोभा नहीं देता आपको, इंसल्ट होती है आपके ओहदे को और आपकी उम्र को शोभा नहीं देता। अफसोस है, नहीं अफसोस होना जायज है, अफसोस होना जायज है, अफसोस होना जायज है, अफसोस होना जायज है। लेकिन देश के लोग इन लोगों की बात कर रहा है सब। देश के लोग ऐसे लोगों की बात सुनते हैं तो समझते हैं इस बात, समझते हैं उस बात। नबी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जैसे लोगों के ऊपर कमेंट करने की हिम्मत मत करना। पात्रा जी आप ये मत करना कि ये हिम्मत पात्रा जी वो चाहते हैं डिबेट डिरेल हो और आप डिरेल हो रहे हैं। वो चाहता है डिबेट डिरेल हो, आप डिरेल हो रहे हैं। वो आदमी चाहता है कि डिबेट डिरेल हो और आप हो रहे हैं। वो नहीं चाहता है डिबेट डिरेल हो, वो चाहता है कि डिबेट डिरेल हो, इस प्रकार का वो चाहता है विषय से हट जाए, वो चाहता है कि उसका आतंकवाद सर चढ़ के बोले इस डिबेट के और आप लोग उस आतंकवाद के साए में हो जाएं। आप हो रहे हैं, आप उसे एक्सपोज होने दीजिए ना देश के सामने। कहां बोल रहे हैं? आप उसके देश के सामने एक्सपोज होने दीजिए। नहीं ऐसा क्या एक्सपोज होना है? फिर कल को मूसा आके बोलेगा, जाकिर मूसा बोलेगा मैं भी एक्सपोज होना चाहता हूं। सर जिस दिन ये आदमी बंदूक लेके आएगा, जिस दिन ये आदमी बंदूक लेके आएगा सर, उस दिन इसे भी नहीं आने देंगे हम। अभी तो बंदूक रख के आता है ना सर। आप लोग मजबूर कर रहे हैं उनको बेचारों को। प्लीज पात्रा जी पूरी बात सुन ले उसकी। तो एहसान कौन किस पे कर रहा है? इनामुल नबी, ये जानकारी नहीं चाहिए आपसे। आपसे केवल ये जानकारी चाहिए कि आप खाना इधर का चाहते हैं, गाना उधर का चाहते हैं, क्यों? जनाब मैं फिर से आपको दोहराऊं कि आप कोई ऐसा नहीं कर रहे हो हमें राशन कार्ड देकर या राशन देकर। आप ये राशन भी अपने पास रखिए, राशन कार्ड भी रख लीजिए। हमें अपने जब बाढ़ आती है तो दौड़ते हैं सेना बचा ले, सेना बचा ले। मेरी बात सुनिए, तो दौड़ते हैं। आप सुनते नहीं है क्या बात करते हैं आप? हमारे रिसोर्सेज लौटा दीजिए, हम आपको यहाँ से। मुझे बताइए बिजली आप किसकी इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा हिंदुस्तान, आप हमें कह रहे हो हिंदुस्तान आप ही रोशन कर रहे हैं ना। बिजली किसकी इस्तेमाल कर रहे हो? तो रोशनी जलती नहीं आपके। इस्तेमाल कर रहे हो। मेरी बात सुनिए आप। बाकी आपने कहा वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, जिस तरह पाकिस्तान ने 50 अफगान रिफ्यूजी को वापस किया, इनको भी जम्मू कश्मीर से आप निकाल कर या तो पाकिस्तान वापस भेज दीजिए या रियासत से बाहर किसी और स्टेट में बसा दीजिए। हम वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को यहाँ बसने नहीं देंगे। रोहिंग्या को बसा लेंगे क्योंकि वो मुसलमान है, इनको नहीं बसने देंगे क्योंकि ये हिंदू हैं, है ना। और फिर कहेंगे कि नहीं हम तो लोकतांत्रिक हैं, हम यहाँ पे इस्लामिक स्टेट नहीं बसा रहे, हमारे पास तो कपड़े ही इस रंग के होते हैं जो ISIS के झंडे जैसे दिखते हैं, है ना।
You want to change the demography of the सर, state. आप चाहते हो कि यहाँ की डेमोग्राफी कौन चेंज कर रहा है? 1947 से दिख रही है। डेमोग्राफी कौन चेंज कर रहा है? 1947 से दिख रही है। संबित पात्रा, आप बोलिए। कोशिश कर रहे हैं ना, ओके सर। हाँ सर, वो आपके बच्चे पैदा कर रहे हैं ना आके। प्लीज संबित पात्रा दीजिए जवाब। शांत हो जाएं। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। संबित पात्रा जवाब दीजिए उनको। क्या बदतमीजी है? आप जिस भाषा में बात करेंगे मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है। आप जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में जवाब देना आता है मुझे। वो आपके रिश्तेदार हो जिस सकते हैं। भाषा में आप बात करते हैं उसी भाषा में जवाब लेना सीखिए। जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा में जवाब लेना सीखिए। जिस भाषा में बात करते हैं उसमें जवाब लेना सीखिए। जिस भाषा में आप बात करते हैं उसमें जवाब लेना भी सीखिए फिर, है ना? नहीं, जिस भाषा में आप बात करते हैं उसमें जवाब लेना सीखिए। और मुझे बहुत अच्छे से आता है आप जैसे लोगों से आप बोल रहे हैं जवाब देना। संबित पात्रा बोलिए। अच्छे तरीके से आता है। संबित पात्रा बोलिए। कैसे बोलूंगा? ये तो नॉन स्टॉप बोले जा रहे। देखिए, आप बोलिए, उनकी आवाज बंद हो जाएगी अगर ज्यादा चिल्लाएंगे ना कि भारतवर्ष इनके रिसोर्सेज को भारतवर्ष इनके रिसोर्सेज को ले जा रही है और हम आज़ादी चाहते हैं, तो इनको बता दीजिए जरा। मैं तो डायरेक्टली इससे बात भी नहीं करना चाहता। इनको बता दीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता भारतवर्ष ने अपने रिसोर्सेज देना बंद कर दिया ना, ये जो भरपेट खाना खा के यहाँ आकर गरिया रहे हैं ना, 2 दिन भूखे रहेंगे तो ये आज़ादी की चिड़िया खिड़की से फुर्र करके उड़ जाएगी, फुर्र दिखेगी भी नहीं। और इनके अब्बा जान पाकिस्तान वाले जो चच्चा जान है वो तो ऐसे ही भिखमंगा देश है, खाने को तो है नहीं अब्बा जान चच्चा जान के पास। यहाँ आके हमारे पैसे पे खा के बड़ा आज़ादी चाहिए। बैठो चुपचाप, आज़ादी। अब सुनिए, विषय पे आते हैं। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 राशुमारी करनी है। देखिए रोहित जी, ये आप फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, बैठो बैठो बैठो। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों का कहना है कि अगर हम लोग 35A पे डिबेट करेंगे मतलब एक्सेशन के ऊपर पुनः डिबेट होगा। फारूक जी, आप चुप चुप के जरूर सुन रहे होंगे जी न्यूज़ का इस डिबेट को। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब दीजिए ट्विटर के माध्यम से। देखिए, ये एक्सेशन तो 1947 में हो गया था, आर्टिकल 370 तो 1949 में आया, और 1954 में तो आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेशन को रेटिफाई भी कर दिया। और रेटिफिकेशन के पश्चात ही 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, तो रेटिफाई तो हो चुका। 1947 में एक्सेशन पहले हुआ, 370 तो बाद में आया। तो आप ये क्या बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ आए थे? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसका जवाब ट्विटर पे दे दीजिएगा, मैं जानता हूं आप सुन रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, देखिए, जहां तक आर्टिकल 35A का सवाल है, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े डिस्क्रिमिनेटरी कानून के ऊपर अगर केंद्र सरकार कहती है कि एक डिबेट होना चाहिए, ये तथाकथित टॉलरेंट पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, आज रणदीप सुरजेवाला जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे ये सवाल बार बार क्यों पूछा जा रहा है? अरे आप तो टॉलरेंट पार्टी है, लिबरल पार्टी है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें अगर एक विषय पर सवाल उठाया गया है तो आप तमाम टॉलरेंट पार्टी इस पे डिबेट से दूर क्यों भाग रहे हैं? ये तुष्टीकरण आखिर हिंदुस्तान को कहां तक तोड़ेगा? ये अभी नवी की बात सुन रहे थे, डेमोग्राफी मत बदलो। ये कहानी डेमोग्राफी मत बदलो कि केवल कश्मीर की नहीं है, आसाम में डेमोग्राफी बदल देंगे, बंगाल के जिलों में डेमोग्राफी बदल देंगे, और कश्मीर में हमारी डेमोग्राफी को कोई मत छुओ। वहां कैसे घुस के आ जाओगे तुम लोग? अमरनाथ के लिए जमीन कैसे मांगोगे? पूजा करने कैसे आ जाओगे? ओके संबित पात्रा, ठीक है। जम्मू कश्मीर आसाम नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है। मखदूमी साहब, अगर आप बोल पाए इनके बैठे हुए भी, बैठो अगर इनके बैठे के बावजूद आप बोल पाए तो मैं आपसे जवाब चाहता हूं। आपको लगता है बहस भी नहीं होनी चाहिए? अगर समय बदल गया है, अगर आजादी के 70 साल निकल गए हैं, अगर 1947 से आप खुद कह रहे हैं कि सॉल्यूशन नहीं हुआ, पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए था, आप खुद इस बात के पक्षधर हैं कि अब पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, तो कम से कम एक बहस तो होनी चाहिए। और बहस होगी तो इस बात की धमकी क्यों फिर कि दंगा हो जाएगा, भड़क जाएंगे लोग? जी, आप इत्मीनान से बातें सुनिए। हाँ। पहली ये बात है कि जो है डबल स्टैंडर्ड का शिकार है ये सरकार। आप मांग है लोगों की, लाखों लोग उमड़ आए 2008 में, 2010 में, 2016 में, मीडिया ने दिखाया रेजोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट किया, चाहे वो ईदगाह का प्रोटेस्ट हो, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए, चाहे वो ईदगाह का प्रोटेस्ट हो, हिस्टोरिक लाल चौक का प्रोटेस्ट हो, अगर बहस हो फिर बहस माइनर चीज़ों पे नहीं होगी। यहाँ कश्मीर में हर साल 50 दिन 60 दिन कर्फ्यू लगता है, किसी पॉपुलेशन को शौक नहीं है कि वो कर्फ्यू में इतने दिन बिताए। यहाँ पे नेट बंद होता है, वो बात करने दीजिए पहले। वो 2008 हो, 2010 हो, 2016 हो, हम जब से पैदा हुए हैं तब से लाशें
देखी हैं, तब से खून देखा है, तब से खून खराबा देखा है। जब एक इंसान मरता है कश्मीर में, उसके साथ उसका गांव मरता है, उसके साथ उसका स्कूल मरता है, उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप मरती है, उसके साथ उसकी दुनिया मरती है। हम जैसे लोग अमन पसंद दुनिया में कोई नहीं है। हमने 2008 में 4 लाख हिंदू निकाले गए वहां से, पंडित तो नहीं मरा। 2016 में बाप रे, अमन पसंद लोग आप क्रॉस इंफेक्शन में किसी आर्थिक थाली लाओ। ये अमन पसंद आदमी का मैं आरती करता हूं। अमन पसंद लोग, हम डेमोक्रेटिक बैठो बैठो बैठो, ये मत करो, कान फट जाएंगे। अमन पसंद लोग गलत तरीका, सुबह से ये गलत है। कश्मीर अगर हाल होगा, ये गलत भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सिविलाइजेशन की भाषा इस्तेमाल कीजिए और कश्मीर तब हल होगा। आप अमन की भाषा कीजिए, कश्मीर तब होगा। फट जाएंगे। ओके, आप कह रहे हैं सिविलाइजेशन की भाषा इस्तेमाल नहीं हो रही है, ठीक है मखदूमी साहब, आप कह रहे हैं सिविलाइजेशन की भाषा इस्तेमाल कीजिए। अदालत में मामला है तो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि दंगा हो जाएगा। सेना आतंकवादियों से निपटती है या पत्थरबाजों पे पैलेट गन चलाते हैं तो आप लोग कहते हैं दंगा हो जाएगा। तो बीडी मिश्रा साहब, सिविलाइजेशन की भाषा कौन सी है? ना तो बंदूक से तैयार है, ना बोली से तैयार है, फिर कौन सी सिविलाइजेशन की भाषा? नहीं, देखिए हमको तो बड़ा अटपटा लगता है, सिविलाइजेशन की भाषा इनकी यह है कि अगर फौज का कोई आदमी अच्छा काम करे तो भी गाली दो, बाढ़ से बचाए तो भी गाली दो, इनके रिक्रूटमेंट में हेल्प करे तो भी। अंधी हो तब पैलेट गन से। नाउ विल ही शट अप? अब बोले आप बोले। नो, व्हाट इज शट अप? आपको एक ही भाषा समझ में आती है, आपको एक ही भाषा समझ में आती है, आपको एक ही भाषा समझ में आती है। जो चैलेंज कर रहे हैं आप लोग 125 करोड़ लोग, वो चैलेंज जो आपका है, आपको एक ही भाषा समझ में आती है। बच्चों को अंधा किया है। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? ये फारूक अब्दुल्ला जो बातें कर रहे हैं, आपको कोई लगता है कि कोई इंसान बात करेगा? आपको ये लगता है? आपको ये लगता है? चुप करो, दूसरे को बोलने दो। सुल्तान नहीं हो तुम, नादिरशाही मत करो। आपको कश्मीर में जो नादिरशाही का धमकी दे रहे हो बंद करो। नादिरशाही की धमकी दे रहे हो, नादिरशाही की धमकी दे रहे हो, बंद करो, सुना करो दूसरे की बात। ये आर्म फोर्सेस जो वहां पर काम कर रही हैं, हर चीज पर ब्लेम। अगर फ्लड से इनको बचाएं तो ब्लेम, इनके रिक्रूटमेंट पे हेल्प करें तो ब्लेम, इनके बच्चों को स्कूल जाने से प्रोटेक्ट करें तो ब्लेम, इनके यहाँ कोई जलसा हो, कोई इनके यहाँ ईद हो, फेस्टिवल हो, उसमें मदद करें तो ब्लेम। ये तो चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हट जाए, ये चाहते हैं कि फौज वहां से हट जाए, ये चाहते हैं कि सरकार यहाँ की इंडिया की पूरा इनको मदद करती रहे, ये चाहते हैं कि इनके जो ओवरसीयर हैं वो इंजीनियर हो के एमएलए बन जाए, ये चाहते हैं सर, ठीक है, और कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है। और इनका मेन विरोध फौज से है वहां, क्योंकि फौज जब तक है तब तक पाकिस्तान को आने नहीं देगी, इनकी दाल गलेगी नहीं। ठीक है राकेश सिन्हा जी, टीवी डिबेट में तो आप ये कह लेंगे कि भाई इस्लामाइजेशन हो रहा है, ISIS को लाना चाहते हैं, वहां पे इस्लामिक राज स्थापित कर देना चाहते हैं, लेकिन इससे चलेगा नहीं ना, कोर्ट में चीजें साबित करनी पड़ेंगी, सरकार को करनी होगी, आपके या सुशील पंडित के यहाँ कहने से नहीं होगा। देखिए, दो बातें करनी पड़ेगी। पहली बात ये कहते हैं कि कश्मीर का इतिहास कहते हैं मेरे कश्मीरियत चला जाएगा, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 1000 साल हो गया है, अभिनव गुप्त को अपना पूर्वज आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये कश्मीर का इतिहास शेख अब्दुल्ला से शुरू होता है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये कश्मीर के डेमोग्राफी का हिस्सा कश्मीरी पंडितों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, चिल्लाने से और सभ्य भाषा का उपयोग करने से कश्मीर समस्या का समाधान नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जब संविधान सभा में जम्मू कश्मीर राज्य के प्रतिनिधि आने थे तो नेहरू जी ने वह षड्यंत्र का हिस्सा बने कि कश्मीर के ही 4 लोग आ जाए, जम्मू, लेह, लद्दाख बाहर हो जाए। इस पर लगातार डिबेट हुआ, लोगों ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, कांग्रेस के लोगों ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, तब मालूम हुआ कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर है। ठीक, मैं बता देना चाहता हूं, कश्मीर में डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल वे में होना चाहिए। जब कश्मीर के लोग दुनिया के हिंदुस्तान के किसी हिस्से में रहकर रोजगार कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान का किसी भी हिस्से का आदमी कश्मीर में जाकर रहेगा, रोजगार करेगा। आपके कहने से नहीं होगा। जहां जो जिसका निदान जीने का क्या, अमन पसंद लोग हैं, कश्मीरी पंडितों को अपने अमन के लिए बाहर किया था। देखिए,
बहुत बम और गन का उपयोग कर चुके हैं आप, बहुत बम और गन का उपयोग कर चुके हैं। भारत की सेना आपको दिन में तारे दिखा देगी, भारत की सेना दिखा रही है, दिखा देगी। समय खत्म हो रहा है। लास्ट कमेंट सुशील पंडित, बहुत छोटा सा। रोहित जी, मिलिट्री सोल्यूशन कोई नहीं है कश्मीर का, कश्मीर का पॉलिटिकल सोल्यूशन है। कश्मीर का कोई नहीं, आपके टॉप फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भारत को चेतावनी दी है, वो कश्मीर में आग लगाने की बात कर रहे हैं, उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर वो और समय व्यतीत करेंगे तो कश्मीर में वो आग लगाकर रहेंगे। इस समय उनको फौरन बंद किया जाना चाहिए। ओनली पॉलिटिकल सोल्यूशन, ओनली पॉलिटिकल सोल्यूशन और मखदूमी, ये पॉलिटिकल रैली नहीं है। आप लोग ये ना सोचें कि आज मौका मिल गया है तो टीवी पे हम नारा लगा के शहीद हो जाएंगे। अभी बहुत मौके मिलेंगे आपको, हम आगे भी आपको बुलाते रहेंगे, आगे भी आपको बुलाते रहेंगे। जरूरी है देश के लोगों को ये पता चले कि एहसान फरामोशी क्या होती है, उसके लिए नामुल नबी का होना जरूरी है। आगे भी हम बुलाते रहेंगे, लोग भले उस पर एतराज करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी को कम से कम अपना पॉलिटिकल रैली का मंच नहीं समझना चाहिए। समय कम होता है टेलीविजन में, उस समय का सदुपयोग करके अपनी टू द पॉइंट बात कहें तो बेहतर तरीके से लोगों को समझ में आती है, बजाय इसके कि आप सोचें कि मौका मिल गया है, चलिए यहां भी 4 नारे लगा देते हैं। फिलहाल इतना ही।